Hello my dear students, this is मनोज कुमार and you are watching my channel फिजिक्स गुरु एम कुमार। और आज है अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि चल रहा है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की क्या क्या ब्रांचेज हैं, उसका क्षेत्र कितना विस्तृत है। तो उसी कड़ी को हम आगे फिर बढ़ाते हैं, उसके आगे चलते हैं। जैसे हमने ये बताया था कि फिजिक्स अगर संक्षेप में कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति को सीखना ही क्या है, फिजिक्स है। और प्रकृति बनी है दो चीजों से, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। इसको क्या कहेंगे, एनर्जी। तो आज हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि फिजिक्स में हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनके इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। और एक बात और यहां जो आज कहनी है कि क्या इन दोनों में भी आपस में कुछ रिलेशन होता है, द्रव्य और ऊर्जा में। तो उसका आंसर क्या है, होता है। तो वो क्या रिलेशन है उसको समझना है, जिसे कहते हैं द्रव्य ऊर्जा संबंध। द्रव्य, देखिए द्रव्य है ये, कुछ बच्चे द्रव्य और द्रव एक ही बात समझने लगते हैं। द्रव्य है मैटर, इसकी तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव या गैस भी हो सकता है। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। तो ठोस, द्रव, गैस तो इसके फॉर्म्स हैं, उसके जो रूप हैं वो 3 रूपों में पाया जा सकता है, द्रव्य, ठोस में, द्रव में और गैस में। उसकी अवस्था है वो। तो द्रव्य ऊर्जा संबंध, द्रव्य ऊर्जा संबंध, दैट इज मास एनर्जी रिलेशन। तो देखिए, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कह लें या आइंस्टीन कह लें, प्रॉपर नाउन है, नाम है एक साइंटिस्ट का। तो कुछ लोग किसी तरीके से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो द्रव्य ऊर्जा संबंध किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो वो किस इक्वेशन से, वो क्या रिलेशन है, वो है E इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू C²। याद रखना है आपको। C क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, जो कि कितनी होती है 3, पहले मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की स्पीड है, जो प्रकाश जो गति करता है जब चलता है, ये जो स्पीड है वायु या निर्वात में है, माध्यम बदल जाने पर स्पीड बदल जाती है, आगे की बातें हैं। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है, इतनी स्पीड होती है लाइट की। और जो डेल्टा M है वो मास है, यानी द्रव्यमान है, मास, दैट इज द्रव्यमान, आप लोग लिख लेंगे। और E यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा, ये द्रव्यमान। तो इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन का अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन नहीं, इस संसार के लिए इस इक्वेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत स्पेशल इक्वेशन है, जो कि कहां से मिली है हमें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ये थ्योरी किसने दी थी, आइंस्टीन ने ही दी थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दी थी, ये आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत। अपेक्षिकता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत से ये इक्वेशन निकल के आई है। कैसे आई है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे तब इस थ्योरी को पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत से ये इक्वेशन आई है और ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये इक्वेशन परमाणु बम, नाभ की ऊर्जा, इसी इक्वेशन से आज हमें इलेक्ट्रिक पावर मिल पा रही है। हम घर में बैठे बैठे स्विच ऑन करते हैं, पंखे की हवा का आनंद लेते हैं, कूलर का आनंद लेते हैं, एसी का आनंद लेते हैं। इस सब की जड़ है क्या, ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमने द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल लिया है, जिससे हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। खैर, कम टू द पॉइंट। तो बात आगे चल रही थी, ये द्रव्य ऊर्जा संबंध है। इसी संबंध को हम एक समीकरण का नाम दे देते हैं, आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण का द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण कह सकते हैं, तुल्यता समीकरण, यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा तुल्यता समीकरण हो गया ये। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर आप डिटेल में तो पढ़ा नहीं रहे, आपने इक्वेशन लिख दी और बात समाप्त कर दी। देखो, ऐसा है कि इस इक्वेशन को, इससे एनर्जी कैसे निकालते हैं हम 12th क्लास में आगे पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी में। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे, नाभिक का संगठन और उस बंधन ऊर्जा वाला टॉपिक होगा, उसमें भी इसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस चैप्टर में केवल प्रस्तावना बताई जा रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो इसको हम हटाते हैं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे बेटा कि फिजिक्स जो है उसका संगठन क्या है, मतलब फिजिक्स किस तरीके से, फिजिक्स में क्या क्या है, उसका गठन कैसे हुआ है। तो अगर हम इस शब्द को, फिजिक्स को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, भौतिकी या भौतिक विज्ञान, एक ही बात है। तो देखें, पूरी जो फिजिक्स है उसमें इसको एक ग्रंथ मान के चलें तो इस ग्रंथ में केवल किसकी बात है, सिद्धांतों और नियमों की, प्रिंसिपल्स एंड लॉज, इसी से भरा पड़ा है ये ग्रंथ। यानी फिजिक्स इज द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ऐसे कह सकते हैं। किसका समूह है, फिजिक्स इज द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स, या थ्योरीज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स। तो भौतिक विज्ञान किस किस का संग्रह है, नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह है। इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है। तो देखिए, अब ये है क्या, सिद्धांत क्या होता है, लॉज क्या होता है, क्या अंतर है भाई। आप लोगों ने ये सुने होंगे शब्द कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। भाई, जब मैं हाई स्कूल में था, जब मैं 10th क्लास में था, उस समय मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था। अब सिलेबस लगातार चेंज होता रहा है, तो अब है या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। तो शायद आपने पढ़ा हो, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वहाँ सिद्धांत नाम दिया है। और एक आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, वहाँ नियम लिखा है, कहीं सिद्धांत लिखा होता है, कहीं नियम लिखा होता है। तो कुछ तो वजह है, कुछ तो अंतर है इनमें। तो आज हम वही अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि सिद्धांत और नियम, अंतर क्या है कि कभी तो नियम की बात आने लगती है, कभी सिद्धांत यानी थ्योरी की यानी प्रिंसिपल की बात आने लगती है, कभी लॉज की बात करने लगते हैं।
तो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल या थ्योरी कह सकते हैं इसको, या प्रिंसिपल कह लें, और ये लॉ की बात हो रही है, लॉज की बात हो रही है। तो देखें, जो वैज्ञानिक प्रेक्षणों को देखते हैं, उन प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम भी बनाते हैं, सिद्धांत भी बनाते हैं। तो सिद्धांत कौन सा होगा कि जैसे उन्होंने कोई प्रेक्षण किया, तो सिद्धांत एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसी थ्योरी है जो संबंधित घटनाओं, उस जैसी जितनी घटनाएं हैं, जैसे हमने किसी घटना को देखा, यानी किसी वैज्ञानिक ने किसी घटना को देखा और उसको देख करके कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में जो अपना मत प्रस्तुत किया, जो अपने विचार प्रस्तुत किए, वो विचार प्रैक्टिकली भी सत्य होंगे, प्रयोग भी किए जाएंगे कि जो मैं अपना विचार रख रहा हूं क्या ये गलत तो नहीं होगा। तो संबंधित कुछ घटनाओं की जो व्याख्या कर देते हैं वो हो जाते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं? जो संबंधित घटनाओं की व्याख्या करते हैं, कुछ घटनाओं की। लेकिन जो नियम होता है वही सिद्धांत नियम में बदल जाता है जब वो उससे रिलेटेड सभी घटनाओं की व्याख्या करने में सफल हो जाता है। तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, तो नियम बन जाता है। तो अब जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सिद्धांत अनगिनत हैं भाई, भंडार है। यहाँ पर मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप लोग शायद इसको पढ़ चुके होंगे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में यह बताया गया है पिलवन का क्या नियम है, कैसे वस्तुएं तैरने लगती हैं पानी पर, कैसे वस्तु के भार में कमी आ जाती है। अब यहाँ ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, थोड़ी देर बाद चाहे चर्चा कर लेंगे। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो तरल पदार्थों के लिए है, तरल पदार्थों पर ये लागू होता है, ठोस पे लागू नहीं होगा। तो जितने भी तरल पदार्थ हैं वहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत लग रहा है, तो सबके लिए नहीं हुआ। अब गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यहां नियम कहा गया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखें, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड का हर कण या छोटे से छोटा कण या बड़े से बड़ा पिंड सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक आकर्षण बल लग रहा है ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो कणों के बीच कह लें या पिंडों के बीच कह लें, इनके बीच एक आकर्षण का बल लग रहा है। ये पिंड इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये पिंड इसको अपनी ओर खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इसमें आकर्षण छुपा हुआ है। गुरुत्व धन आकर्षण, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो गुरुत्व धन आकर्षण। आकर्षण तो आप समझते ही हैं, आकर्षित होना, आकर्षण, पास पास आना, निकट आना, तो वो हो जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखें, ये नियम पूरे ब्रह्मांड में सब जगह लग रहा है। ये नहीं कि खड़िया के कणों में नहीं लगेगा, बालू के कणों में लग जाएगा, सीमेंट के कणों में नहीं लगेगा या किसी और पदार्थ के कणों में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कण नहीं है या न कोई ऐसा बड़े से बड़ा पिंड है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी जो बहुत बड़े पिंडों के बीच भी लग रहा है और छोटे से छोटे कणों के बीच भी लग रहा है। तो इसलिए ये है नियम। तो नियम सार्वत्रिक हो जाते हैं, वो हर घटना पर अप्लाई हो जाते हैं। तो जब सिद्धांत सभी घटनाओं की व्याख्या करने लगता है तब वो क्या बन जाता है? नियम में बदल जाता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे इसकी जो परिभाषा, एक सेकंड बेटा अभी लिखते हैं। सिद्धांत की जैसे मैं परिभाषा लिखना चाहूँ, किसकी लिख रहा हूँ? सिद्धांत प्रयोगों और प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन भी करने होते हैं हमें। प्रेक्षणों, जो घटनाएं हमें दिखाई दे रही हैं प्रकृति में, उनको देखना प्रेक्षण कहलाता है। जैसे बगीचे में न्यूटन बैठे थे, उन्होंने सेब के पेड़ से एक सेब को टूटते हुए देखा और उसको पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हुए देखा, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? प्रेक्षण है।
तो प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित ये हटा दें, या लिखा रहने दो, आप समझ जाएंगे, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं। प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। जो भी हमने परिकल्पना की, हमने जो अपना विचार बनाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है, वो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। तो प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। बेटा ऐसे लिखने में ज़्यादा समय लगता है, वीडियो भी थोड़ा बड़ा होता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नियम की परिभाषा और लिख दूंगा, तो बात समझ में आ गई होगी। फिर उनको सत्यापित करना होता है, ये नहीं कि हमने ऐसे ही कह दिया, उस बात को हमें प्रूव करके भी दिखाना है। उसको जो भी हमने परिकल्पना की है, जो भी हाइपोथेसिस है हमारी, उसको जब तक सिद्ध नहीं करेंगे, उसको सब घटनाओं पर, उससे संबंधित घटनाओं पर, उनसे संबंधित घटनाओं पर जब तक अप्लाई नहीं करेंगे और जब वो घटनाएं उससे उनकी व्याख्या हो जाएगी, तब वो क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। जैसे एक आर्किमिडीज का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जल में ही लगेगा। कुएं से बाल्टी हम खींचते हैं, तो जब पानी के अंदर बाल्टी होती है तो बड़ा हल्की लगती है, और जैसे पानी के ऊपर आ जाती है फिर वो भारी लगने लगती है। तो ये जो नियम है ये सब द्रव्यों में लगेगा। फिर ऐसा नहीं है कि केवल जल के लिए ही सही है, दूध में भी लगेगा, कोई सा तेल हो, सरसों के तेल में भी अप्लाई होगा, कोई सा द्रव पदार्थ हो, ग्लिसरीन में भी लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों मैंने ये नियम को परिभाषित कर दिया है कि जब कोई सिद्धांत सभी संबंधित घटनाओं और तथ्यों के लिए सत्य होता है तो यह नियम बन जाता है, वही सिद्धांत फिर नियम का रूप ले लेता है। लेकिन अब एक बात और समझनी है कि कोई भी सिद्धांत शाश्वत नहीं है। मतलब ये नहीं कि यही अंतिम सिद्धांत है, उसमें समय समय पर हो सकता है कि सुधार की भी आवश्यकता पड़े, वो सिद्धांत फेल हो जाए। जब हमारे सामने कुछ ऐसे प्रेक्षण आने लगते हैं, कोई जब नई घटना हमारे सामने आ जाती है, तो हो सकता है कि उस नई घटना का, नए प्रेक्षण का ये वाला सिद्धांत जो चल रहा है, प्रचलन में है, वो उसकी व्याख्या करने में सफल न हो, असफल हो जाए, तब उस सिद्धांत को हमें बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा हो रहा है। तो साइंस इज प्रोग्रेसिव, साइंस एक अनवरत प्रक्रिया है। ये नहीं कि साइंस का एंड हो गया, चल रही है, लगातार चल रही है, विकास होता ही जा रहा है। देखिए पहले कीपैड वाले फोन्स चलने लगे थे, बड़ा खुशी हुई थी कि कितनी बड़ी साइंस ने एक खोज कर ली है, एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अब टच स्क्रीन आ गया। तो एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि अब ये नहीं है कि यहीं पर अंत हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी अब भी बढ़ती चली जा रही है आगे। तो खैर जितने एग्जाम्पल देंगे कोई कमी नहीं है, भंडार है नियमों का, सिद्धांतों का, उदाहरणों का। तो संक्षेप में ही बात करते चलते हैं। तो अब हम ये कह रहे थे कि सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, सुधार भी करना पड़ जाता है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जो मैंने नियम को परिभाषित कर दिया है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, हटाता हूँ। तो अब बात समझने की कोशिश करें कि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि कल भी सत्य होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के लिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो उस समय जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे सामने थे, उस समय उस मॉडल के द्वारा उन परिघटनाओं की, उन प्रेक्षणों की व्याख्या रदरफोर्ड के मॉडल से हो रही थी। तब तक उसको हम सही मान के पढ़ते रहे। 100 वर्षों तक ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल चलता रहा, पढ़ते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी आईं कि उनकी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर सका। तो उस समय हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
रिजेक्ट हो गया। फिर बोहर ने अपना मॉडल दिया था। तो बेटा एक सेकंड, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये इंक सूख गई है, जाने क्या है कि ये बोर्ड पर स्पॉट आ रहे हैं। चलिए अब तो मैं ये पूरा लेक्चर कर ही देता हूँ, उसके बाद इस बोर्ड को फिर सही करेंगे। तो सॉरी फॉर, अगर असुविधा है आपके लिए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बीच लेक्चर को बीच में बंद करना अच्छा नहीं है। एक रिदम बन जाती है पढ़ाने की, उसको चलने दीजिए आप, या मैं इसको साफ कर ही लेता हूँ बेटा। तो बेटा बात चल रही थी कि जैसे रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो 100 वर्षों तक वो चलता रहा। फिर जैसे ही रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई तो परमाणु के स्थायित्व की बात आई, तो स्टेबिलिटी की व्याख्या है। जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर बना लिया, स्पेक्ट्रोमीटर से जब किसी परमाणु का वर्णक्रम देखा गया किसी पदार्थ का, तो उसमें बहुत सारी लाइन दिखाई दी, उनकी व्याख्या नहीं हो पाई। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इनको भी आप आगे पढ़ेंगे। तो फिर बोहर ने अपना नया मॉडल प्रस्तुत किया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये नहीं कि वही नियम अंतिम हो गया। अगर हमारे सामने, जब तक वो नियम कब तक सत्य है, जब तक हमारे पास जो प्रेक्षण है वो सही उससे एक्सप्लेन हो रहे हैं, तब तक वो नियम सही रहता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो उस समय न्यूटन ने अपना प्रकाश के संबंध में न्यूटन ने अपना कण का सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं न्यूटन का कण का सिद्धांत। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब हमने उस प्रकाश को किसी शार्प एज वाली वस्तु से, जैसे ब्लेड के किनारा है, ब्लेड के किनारे से, जैसे ये ब्लेड हो, ब्लेड का किनारा हो, बात समझने की कोशिश करना, बहुत धार वाला पदार्थ है, बहुत पतला उसका एज होता है। तो ये जो ब्लेड है ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए, तो इस ब्लेड के किनारों से जब प्रकाश जाता है तो वो मुड़ जाता है। किनारों से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। इसको भी आप 12th में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो किसकी बात आई? जब विवर्तन की घटना की, इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो इस घटना की व्याख्या, जब पहले हमारे पास विवर्तन की घटना थी ही नहीं, हमें जानकारी नहीं थी, इस प्रेक्षण को कभी महसूस ही नहीं किया था। लेकिन जब ये प्रेक्षण जब किया गया कि प्रकाश इससे गया और टकरा के इधर उधर सीधी रेखा में चल के इधर उधर मुड़ गया, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जो प्रकाश का मुड़ना है तीक्ष्ण किनारे से, वही विवर्तन है। संक्षेप में ही बता रहा हूं। तो इस घटना की व्याख्या इससे नहीं हुई। तो जब किसी घटना की व्याख्या, जब किसी भी नए प्रेक्षण की व्याख्या कोई सिद्धांत नहीं करता है तो उसको वहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वहीं एक नए सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। हमें एक नया नियम बनाना पड़ता है, नया सिद्धांत बनाना पड़ता है। तो फिर न्यूटन के कण का सिद्धांत से जब इसकी व्याख्या नहीं हुई तो हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया। क्या दिया? उसे कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसे भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तरंग सिद्धांत, मैं बार बार तभी मैं कह रहा हूं कि ये लेक्चर मेरा तभी समझ में आएगा जब आप पूरा 12th पास आउट कर लेंगे, उसके बाद ये लेक्चर अच्छा लगेगा। खैर फिर भी बने रहिए, चैनल पर बने रहिए और लेक्चर को बीच में मत छोड़ना भाई, मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया। अब ये क्या सिद्धांत है, इसे 12th में पढ़ाएंगे भाई। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से विवर्तन की व्याख्या हो गई। बात समझ रहे? तो इसकी जगह फिर ये वाला सिद्धांत आ गया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। फिर एक घटना सामने आई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मतलब इससे विवर्तन। देखिए, इस हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से विवर्तन की व्याख्या हो गई। अपवर्तन, परावर्तन, इनकी व्याख्या इस सिद्धांत से हो रही थी, तो ये भी चलता रहा सिद्धांत। तो फिर क्या हुआ कि एक नई घटना हमारे सामने आई, एक ऑब्जर्वेशन देखा हमने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश वैद्युत
प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर, ये भी 12th में पढ़ेंगे आप, 12th क्लास में, निराश मत होइए, कि जब उच्च आवृत्ति का या उचित आवृत्ति का, उच्च की भी कोई सीमा नहीं है कि कितना उच्च, तो एक प्रॉपर इंटेंसिटी की जब लाइट, प्रॉपर एनर्जी की लाइट जब इस पर डाली जाती है, उच्च आवृत्ति की वो या उचित आवृत्ति की जब इस पर लाइट डाली जाती है, तो उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये सिद्धांत भी इस घटना की व्याख्या नहीं कर पाया। तब फिर आइंस्टीन ने अपना एक सिद्धांत दिया। किसने? आइंस्टीन ने। इसे कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। सिद्धांत प्लांक ने दिया था। ये प्लांक कहना चाहिए क्वांटम थ्योरी ऑफ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो क्वांटम का सिद्धांत था उसका श्रेय किसको जाता है? इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की। इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने प्लांक के सिद्धांत की मदद से की। तो इनको भी श्रेय जाता है, लेकिन ये जो क्वांटम थ्योरी है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहलाती है। किसकी? प्लांक की क्वांटम सिद्धांत। साइंटिस्ट का नाम है भाई प्लांक। तो कहने का अर्थ है, देखिए कि पहले ये सिद्धांत चला, फिर जब एक नए प्रेक्षण की व्याख्या नहीं हो पाई तो ये सिद्धांत आ गया। बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो एक बात और, जैसे हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में ये माना था कि प्रकाश की जो नेचर है वो अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, जैसे अनुदैर्ध्य। फिर एक नया प्रेक्षण हमारे सामने आया, उस घटना को कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण, यानी प्रकाश को ध्रुवित भी किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये ध्रुवण क्या है? घबराइए नहीं, फिर 12th में इसको पढ़ेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। इसकी व्याख्या इस तथ्य से नहीं हो पाई कि जो कि हाइगेंस का विचार था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, इसकी व्याख्या भी किससे नहीं हो पाई? हाइगेंस के अनुदैर्ध्य तरंगों की थ्योरी के आधार पर जो उन्होंने माना था। फिर उसकी व्याख्या कैसे हुई? फ्रेस्नेल ने, फ्रेनेल साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये माना कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सॉरी, हाँ, ओके, अनुप्रस्थ। कैसे? ये साफ साफ लिख दूं भाई, अनुप्रस्थ। अब देखिए भाई, ये तो आप जानते होंगे, पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अब मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। आप ये कहेंगे कि सर आप तो हमारी इंसल्ट कर रहे हो, क्या हम इतना भी नहीं जानते कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग? अगर नहीं भी जानते हैं तो 11th में एक चैप्टर आएगा वेव्स, वहाँ ये पढ़ाएंगे, नर्वस मत होइएगा। तो अब देखिए, इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, कोई सीमा नहीं है, चलता रहेगा। अब यहीं समाप्त करते हैं बात को, कि कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी नए प्रेक्षण की व्याख्या किसी सिद्धांत से नहीं कर पाते हैं, तब एक नए सिद्धांत का जन्म होता है। तो कोई भी सिद्धांत कैसा नहीं है? अंतिम सिद्धांत नहीं है, कल को हो सकता है बदल जाए। ओके। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आपेक्षिकता का सिद्धांत, हो सकता है कभी ऐसा प्रेक्षण सामने आए कि हमें उस थ्योरी में भी सुधार करना पड़े, लेकिन आज की डेट में जो है ही चल ही रहा है। खैर, कम टू द पॉइंट। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच। दैट इज, भौतिकी फिजिक्स से मतलब है कार्यक्षेत्र यानी स्कोप, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप तो आप समझते हैं, स्कोप शब्द का मतलब स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड इट्स एक्साइटमेंट की बात करते हैं, या अंतर्निहित शब्द को भी लिख देते हैं, अंतर्निहित लिखा है, एंड इट्स इनहेरेंट एक्साइटमेंट।
एक्साइटमेंट, केवल एक्साइटमेंट भी लिख देते, कोई यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। ये IN लिखा है भाई, IN, ये I है, IN इनहेरेंट एक्साइटमेंट। तो देखें स्कोप की बात हम पीछे भी कर चुके हैं कि जो फिजिक्स का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, उसका जो कार्य क्षेत्र है कितना विस्तृत है, मैं पीछे उसका क्लासिफिकेशन भी समझा चुका हूँ। क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ब्रांचों में से ब्रांचें निकलती जा रही हैं, कहीं एंड नहीं है। तो लेकिन फिर संक्षेप में मैं एक बात बताऊं, जैसे साइंस की बात करें, हम पूरी साइंस की बात करें तो यूनिवर्स में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो जिनमें जान होती है, सजीव जिसको कहते हैं, और एक निर्जीव होती हैं। तो निर्जीव यानी बेजानदार और सजीव, इसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं इस जगत को, जो हमारा भौतिक जगत है। तो सजीव जो है, इसको हम जैसे साइंस में इन सब को पढ़ना है हमें, तो सजीवों के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो हो गई हमारी बायोलॉजी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसकी भी आगे कैटेगरी है, चूंकि अब फिजिक्स की बात हो रही है तो इसकी तो आगे चर्चा होगी नहीं, बॉटनी और जूलॉजी हो जाएगी, क्योंकि सजीव पेड़ पौधे भी होते हैं और सजीव प्राणी भी होते हैं, प्राणी भी बहुत सारे हैं। तो अब सजीवों को अगर अलग कर दें तो निर्जीव रह जाएंगे, और निर्जीव में से भी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को और अलग कर दें, केमिस्ट्री, तो बाकी जो कुछ बचा वो सब क्या है, फिजिक्स। और फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच हैं, आपने देखा वेव्स है, क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, नैनो फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो स्कोप की बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब बात करते हैं एंड इट्स इनहेरेंट एक्साइटमेंट, यानी उसके अंतर्निहित जो रोमांच है, रोमांच यानी एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जैसे आप कहते हैं उत्तेजना। अब एक्साइटमेंट शब्द को समझें, एक्साइटमेंट, जाओ बेटा प्लीज, पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर बाद हम, सॉरी भाई, जाओ जाओ। तो एक्साइटमेंट उत्तेजना, आप ऐसे समझ लें कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या कोई दूसरा कंट्री भी ले सकते हैं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है भाई। तो मान लीजिए इंडिया को जीतने के लिए 12 रन चाहिए, बॉल बची हैं 3, तो देखिए एक्साइटमेंट कैसे स्टार्ट होता है। नीड कितनी है, कितने रन्स की जरूरत है, 12 रन की, और बॉल कितनी बची हैं, 3 गेंदों में 12 रन बनाने हैं। उन 3 गेंदों में जो गेंद बची है उसमें पहली गेंद फेंकी जाती है और वो बिना रन के पास हो जाती है, उस गेंद पर हमें कोई रन नहीं मिलता, धड़कन बढ़ जाती है, निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, 2 बॉल 12 रन, 2 बॉल 12 रन यानी 2 6 चाहिए। अब यहां कई प्रकार के एक्साइटमेंट बन सकते हैं। हो सकता है कि अब जो 2 बॉल बची उसमें से पहली बॉल जब फेंकी, जैसे ये 2 बॉल बची, ये बॉल फेंकी और ये हो गई नो बॉल, फ्री हिट मिला, थोड़ी धड़कन और बढ़ गई, और तो चांस है, मतलब संभावनाएं कई बन सकती हैं। या ऐसा हो जाए कि इस बॉल पे 6 पड़ गया तो अब धड़कन और बढ़ गई, यार 1 बॉल बची है और 6 रन की जरूरत है, अब सिक्सर हम लोग चिल्ला रहे हैं, और बाई चांस जब दूसरी बॉल पर एक 6 पड़ जाता है, तो दिस इज द एक्साइटमेंट, उत्तेजना, एक्साइटमेंट। कितना आनंद, पागल हो जाते हैं खुशी से, तो यही एक्साइटमेंट है। तो ऐसा एक्साइटमेंट फिजिक्स में भी है भाई, ऐसा नहीं कि ये क्रिकेट मैच में या किसी गेम में ही एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट फिजिक्स में भी है। कैसे है उसको समझें। जैसे हम बात करें आर्किमिडीज की, एक वैज्ञानिक का नाम है। अब भाई मैं कुछ कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। अब तो आप खुश हो गए होंगे कि सर आज तो आप कहानी सुना रहे हैं। भाई दादी माँ की कहानी नहीं है ये वैज्ञानिकों की कहानी सुनाऊंगा। आर्किमिडीज ही लिखता हूं मैं। आर्किमिडीज का आपने नाम सुना होगा। आर्किमिडीज का आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो देखिए जब वो सिद्धांत की खोज कैसे हुई, उसमें क्या एक्साइटमेंट आया, रोमांच क्या था कि आर्किमिडीज, देखो भाई वैज्ञानिक की दुनिया अलग होती है, वो सोचता रहता है, अपने आप में लीन रहता है,
उसे बाह्य जगत से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो आर्किमिडीज अपने टब में नहा रहे थे, लेटे हुए थे, टब में नहा रहे थे। नहाते नहाते ही उन्हें ये सिद्धांत, जो कि आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया है, वो दिमाग में आ गया कि ये वस्तु हल्की क्यों हो जाती है पानी द्रव के अंदर, और द्रव से बाहर निकालते ही उसका भार बढ़ जाता है, कैसे वस्तुएं पानी पर तैर लेती हैं। तो उनका जैसे ही उनके दिमाग में आइडिया आया, एक जो थ्योरी आई दिमाग में, उससे वो इतना खुश हुए कि मैंने नियम खोज लिया। और चिल्लाते चिल्लाते, उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि मैं कपड़े पहना हूं या नहीं भी, ऐसे ही नंगे निकल पड़े, शहर में घूमते हुए राजा के दरबार में पहुंच गए, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। क्या चिल्ला रहे थे? यूरेका यूनान भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है खोज लिया, यानी मैंने इस समस्या का हल खोज लिया कि ऐसा क्यों होता है। बड़ा परेशानी होती है जब हल नहीं मिलता है तब। और फिर देखिए कितना एक्साइटमेंट रहा होगा उन्हें यही होश नहीं है कि मैं कपड़े भी नहीं पहना हूं, और पूरे शहर में भागते हुए गलियों में घूमते हुए, दौड़ते हुए ऐसे ही चले गए, बिना चप्पल बिना कपड़ों के, राजा के दरबार में, और यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। अब लोग बात कह रहे होंगे पागल हो गया है, तो पागल हो गया। अपना अपना दृष्टिकोण है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र में हमारी इमेज क्या है, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो आर्किमिडीज को जब अपना कॉन्सेप्ट मिल गया, जो थ्योरी मिल गई, आर्किमिडीज का सिद्धांत जब बना, तो कितनी उन्हें प्रसन्नता हुई थी। तो दैट इज एक्साइटमेंट, उत्तेजना है आर्किमिडीज की। दूसरी बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन का नाम भी आपने सुना है। न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे, उन्होंने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, पेड़ से टूटते हुए। तो वहीं से जन्म हुआ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम का। कितनी बड़ी उपलब्धि थी भाई। उससे ब्रह्मांड के सभी कणों, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सबको नियम में बांध दिया है। कितना महत्वपूर्ण नियम दिया है न्यूटन ने। तो दिस इज द एक्साइटमेंट। बात करें गैलीलियो की। गैलीलियो एक चर्च में घंटे को देख रहे थे। जैसे चर्च में घंटा है, घंटे को जब बजाएंगे तो घंटा ऐसे 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 घंटा हिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसको देख करके उनके दिमाग में एक बात आई कि हर दोलन में घंटा एक निश्चित समय ले रहा है। वो ऑब्जर्वेशन था, उनका प्रेक्षण था। उसी प्रेक्षण को देखते हुए ही उनके दिमाग में घड़ी बनाने का विचार आ गया। तो आपने देखा होगा पहले पेंडुलम वाली घड़ी चलती थी, जिसमें एक पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता था। ठीक, तो देखिए कि एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट नहीं है तो क्या है? बात समझ रहे हैं? बात करें फेराडे की। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं फेराडे वाली, वो आपको बाद में ये 12th में मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि ऑस्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया था कि जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके पास छोटे छोटे अगर धातु के कण होंगे तो वो उससे चिपक जाएंगे, यानी चुंबक बन गया, वो चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फेराडे के दिमाग में एक परिकल्पना का जन्म हुआ, एक नियम दिमाग में, एक विचार कौंधा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र से हम विद्युत धारा बना लें। तो ये जब विचार आया तो उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। तो 11 वर्षों तक वो उसमें लगे रहे, कोई सफलता नहीं मिली। हम लोग 1 घंटे तक बैठते हैं, कोई सवाल हल नहीं होता है, तुरंत गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं कि सर सवाल नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, सर बता दीजिए। तो धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। क्यों ना हम पूरी जान उसमें लगाएं पहले। जब बिल्कुल ही नहीं हो, जब लगे कि अब तो असंभव है, तब भाई हेल्प लीजिए अपने बड़े भाई से या अपने सर से, टीचर से, जो भी आपका मार्गदर्शक हो। 11 वर्ष तक लगे रहे बेचारे, कोई सफलता नहीं मिली। हुआ क्या था कि एक चुम्बक और एक कुंडली उसके पास, और इसमें गैल्वेनोमीटर। इसको भी मैं बाद में समझाऊंगा भाई, अभी समझ में नहीं आएगी। तो देखें, इसमें धारामापी लगा था कि अगर धारा उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ चुम्बक थी। 11 वर्षों तक इसमें सिर खपाते रहे, लेकिन इसमें विक्षेप नहीं आया धारामापी में, यानी इसमें विद्युत धारा नहीं बनी। तो 11 वर्षों के बाद उन्हें बड़ा झुंझलाहट हुई। भाई वैज्ञानिक भी एक इंसान है, उसके अंदर भी लक्षण इंसानों वाले ही हैं, कोई अलग से तो कोई प्राणी है नहीं वैज्ञानिक। झुंझलाहट हुई,
चुम्बक को ऐसे हाथ से फेंक मारा, अब वो चुम्बक इस कुंडली में से पास होके निकल गई। अब संयोग देखिए कि उनकी नज़र इस पर पड़ गई, उसमें विक्षेप आ गया था, विद्युत धारा उत्पन्न हो चुकी थी। तो इसी घटना से उत्पत्ति हुई डायनामो की, जनरेटर की। आज हम बटन दबाते हैं, आनंद लेते हैं हवा का। उनकी नज़र, संयोग देखिए, उनकी नज़र इस पर न पड़ी होती, विद्युत धारा नहीं बनी होती, या विद्युत धारा तो बन चुकी थी लेकिन नज़र नहीं पड़ी होती, उधर मुंह करके ऐसे ही चले जाते, तो हो सकता है कि आज तक न खोज हो पाई होती है, या बहुत समय बाद हो। फिर कोई दूसरा वैज्ञानिक भी नहीं सोचता कि अरे फैराडे ने 11 साल लगा दी तो अब मैं क्यों इस बारे में सोचूं। हो सकता है कि नहीं खोज हो पाई होती आज। और आज आप कल्पना कर लीजिए, पूरे विश्व की 1 मिनट के लिए भी पावर सप्लाई कट कर दी जाए तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कितनी फैक्ट्रीज, कितनी संस्थाएं सब ठप्प पड़ जाएंगी और कितने अरबों खरबों रुपए का नुकसान होगा 1 मिनट में ही। और हमें जो सुविधाएं हैं, असुविधा तो होती ही है, 2-3 दिन घर में बिजली ना आए तो बड़ा असुविधा होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक्साइटमेंट नहीं तो क्या है। 11 साल भाई जिस व्यक्ति ने लगा दिए और उसको अचानक जब विक्षेप दिखाई दिया, धारामापी में आपने देखा होगा, धारामापी एक पैमाना लगा होता है, हाँ स्केल, यहाँ पॉइंटर होता है, 0 पे होता है, 0 से हट जाता है तो इसका मतलब उसमें धारा बहने लगी। तो धारामापी की सुई जब हिली होगी तो आप कल्पना करिए व्हाट इज द एक्साइटमेंट, क्या रोमांच आया होगा उनको, कितनी खुशी हुई होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि फिजिक्स में रोमांच भी है। खैर इसका भी कोई एंड नहीं है, मैं कितना भी आपको इस बारे में बोलता रहूँगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, आप लोग भी अपना डाटा खर्च करते हैं, भी देखते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और फिर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही होगी। ओके, मिलते हैं कल आगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।